हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दही पपड़ी सीरीज नंबर 3। जी हाँ दोस्तों इससे पहले 2 सीरीज हमारी आ चुकी है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है और इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को हम इस सीरीज में बता रहे हैं। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं और पूरा चैप्टर कवर होता है। तो आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, यानी कि आपके विज्ञान का जो पार्ट नंबर 6 है, नियंत्रण और समन्वय का, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर के हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि यहां से आप सभी को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जोश और जुनून के साथ बैठ जाइए पढ़ने और अपने डर को भी अपनी औकात दिखा दीजिए कि मैं तेरे से बड़ा हूं और मैं सफलता पाके रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कौन सा है, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है। दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और हमारे मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है बेटा, कोशिका होती है। उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो आपको ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हो, CNS, तो वो किससे मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ठीक है, आप मेरुरज्जु यहाँ पे लिख लेना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ये आप सभी को याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्स कहते हैं। याद रखना, ये रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा सकता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, और आपसे अति लघुरात्मक के रूप में भी पूछ लिया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट जो है याद रखना है। एग्जाम में आप जब भी जाओ और किसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट आप बना सको तो बना देना, क्योंकि हम जितना अच्छी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं आंसर को, तो उतने ही अच्छे मार्क्स हमको मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको कॉपी में काम ऐसा करना है कि चेक करने वाले को सरलता हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना, ठीक है, पॉइंट्स बनाकर बड़े आंसर को लिखना। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है हमारे किस पे, मार्क्स आने पर। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इन दोनों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अभी मैंने बताए थे 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मेरुरज्जु और एक क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आप एग्जाम में मस्तिष्क का चित्र भी बना के जाना, है ना, याद करके जाना उसको। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जो चित्र है उसको याद करके जाना। अब देखिए मस्तिष्क के पार्ट कौन होते हैं, कौन कौन से हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, तो मस्तिष्क के जो भी पार्ट्स हैं उनका ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना बेटा, यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो देखिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो रहता है हमारा अग्र मस्तिष्क, एक रहता है मध्य मस्तिष्क और एक रहता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग किसके होते हैं, मस्तिष्क के होते हैं। जिसमें सबसे पहला भाग जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है बेटा, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 भाग मिलकर क्या बनाते हैं, अग्र मस्तिष्क बनाते हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क जो होता है वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं रहता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कितने पार्ट्स में बेटा, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स है इसके, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। आपसे एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है कि पश्चिम मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 तंत्रों से मिलकर बना होता है, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको आप क्या कहते हो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है हमारी अनुकंपी और एक होता है क्या, परानुकंपी। इन दोनों पार्ट्स को आप याद करके जाना। ठीक है, आपकी बुक में वैसे इनका कोई कार्य नहीं दे रखा। अब देखिए इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं।
उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे बेटा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो याद करके जाए। अग्र मस्तिष्क जो होता है बेटा, ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। हम किसी भी कार्य के बारे में सोचते हैं या हमको कुछ करना होता है, तो उसमें कौन सा पार्ट काम आता है, मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूख, प्यास, घृणा, इसके अलावा आप प्यार जोड़ सकते हो ना, और भी जो कुछ चीजें होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, अग्र मस्तिष्क के भाग हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये जो तीसरा पार्ट दिख रहा है आपको, इसके द्वारा भूख, प्यास, घृणा, प्यार आदि से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो नियंत्रित की जाती है। उन क्रियाओं को नियंत्रण से संबंधित केंद्र किसमें होता है, हाइपोथैलेमस में, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे लार का आना, रक्तदाब, वमन का नियंत्रण। वमन का मतलब होता है बेटा उल्टियां होना, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे उल्टियां आ रही हैं तो उल्टियों को हम रोक नहीं सकते, है ना। हृदय की जो धड़कन होती है वो किसी कंडीशन में तेज हो जाती है, किसी कंडीशन में धीरे हो जाती है, तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो शरीर की एक प्रक्रिया है, वो अपने आप होगा, क्योंकि ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। और इन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है बेटा, पश्च मस्तिष्क के भाग मेडुला के द्वारा। ये जो भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है बेटा अनैच्छिक क्रियाओं का। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, और आप एक और एग्जांपल जोड़ सकते हैं इसमें, नीचे गिरी हुई पेंसिल को उठाना। इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा करते हैं हम, पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा इन क्रियाओं का हमें नियंत्रण करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई में होने वाली गति कौन सी होती है बेटा। जो छुई मुई में होने वाली गति होती है उसको कहते हैं स्पर्शानुकुंचन। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो गूगल पे सर्च कीजिए अभी भी। छुई मुई के पौधे को जब कोई भी व्यक्ति स्पर्श करता है तो उसके पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो स्पर्श के कारण छुई मुई में होने वाली गति को क्या कहते हैं, स्पर्शानुकुंचन गति कहा जाता है। और ये जो गति होती है ना, ये छुई मुई में बिना वृद्धि के कारण होने वाली गति है, क्योंकि छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, तो बिना वृद्धि के कारण होने वाली गति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी गतियां होती है जो वृद्धि के कारण होती है। तो वृद्धि के कारण पौधों में होने वाली गतियां कौन कौन सी है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसमें से, प्रकाशानुवर्तन, है ना, रसायनानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन। ये जो 4 गतियां होती है ये वृद्धि के कारण होती है। यानी कि किसी भी पौधे के किसी भी भाग को कोई उद्दीपन प्राप्त होता है, जैसे प्रकाश के संपर्क में आ रहा है, जल के संपर्क में आ रहा है, किसी रसायन के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आया है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव लग रहा है उस पर, तो इन सभी के कारण होने वाली गतियों को क्या कहते हैं बेटा, वृद्धि के कारण होने वाली गति। अब देखो कैसे होती है। प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, जो पौधे का शीर्ष भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रेरो कहते हैं। तो जब आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, जब सूर्य का प्रकाश सूरजमुखी के पौधे पर गिरता है और सूर्य जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो जिधर घूमता जाता है, जिधर आगे चलता जाता है, सूरजमुखी का फ्लावर भी उधर ही घूमता जाता है, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण पौधे के अग्रभाग में गति होती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होने वाली गति है, ये होती है वृद्धि के कारण होने वाली गति, क्योंकि पौधे का अग्रभाग जो होता है वो गति करता है, ठीक है। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि प्रकाश अनुवर्तन में जो पौधे का अग्रभाग होता है वो कौन सी गति दर्शाता है, तो वो दर्शाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति, ठीक है। क्योंकि जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पौधा गति कर रहा है। लेकिन जो जड़ें होती है वो प्रकाशानुवर्तन में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति दर्शाती है, क्योंकि प्रकाश तो ऊपर से आ रहा है लेकिन जड़ें कहां पे जा रही है, जमीन में जा रही है, इसलिए वो गति कौन सी होगी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होगी, ठीक है बेटा। तो आप सभी को ये याद रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या दे देंगे कि पौधे के अग्रभाग पर प्रकाश के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। तो आपकी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक चित्र भी दे रखा है, उस चित्र को याद जरूर करके जाएं, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जरूर देखें इसको अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है रसायनानुवर्तन गति। तो बेटा सीधी सी बात है, रसायनों के प्रभाव के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। अब इस गति का एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, और वो क्या है, वो है आपके कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना,
बीजांड की ओर वृद्धि करना किस गति के कारण होता है? तो ये होता है रसायनानुवर्तन गति के कारण। अब ये कैसे होता है? देखो, आपने पुष्प देखा होगा, पुष्प की संरचना पढ़ी होगी। पुष्प के दो भाग होते हैं, नर जनन भाग को तो क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। जो नर जनन भाग होता है, ये आपको दिख रहा होगा लंबा लंबा यहाँ पे, इसको कहते हैं क्या? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपर फूला हुआ भाग जो होता है, इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, ठीक है। और ये परागकोश को जोड़ने के लिए जो तंतु काम आता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। तो ये तो हो गया पुष्प के नर जनन भाग, ठीक है। अब पुष्प का मादा जनन भाग कौन सा होता है? उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर जो होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर में होता है सबसे ऊपर का भाग जो होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, मध्य का जो भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिका, और जो सबसे नीचे फूला हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? हम अंडाशय कहते हैं, ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब देखिए आगे, अब जब एक परागण की क्रिया होती है, देखो यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक तो होता है परागण और एक होता है परागकण। परागण तो एक प्रक्रिया होती है और परागकण किसको कहते हैं? नर युग्मक को कहते हैं। जब ये परागकोश होता है ये परिपक्व हो जाता है तो इसमें क्या होता है? इसमें नर युग्मक बनते हैं, है ना, जिनको क्या कहते हैं? हमें परागकण कहते हैं, ठीक है। अब जब नर युग्मक वायु, जल या कीट के द्वारा मादा के वर्तिकाग्र भाग पर जो पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परागण। परागण, तो परागण की डेफिनेशन क्या होगी? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के नर जनन भाग से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी कि पुष्प के अग्र भाग पर स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जबकि परागकण जो होता है वो किसमें बनता है? परागकोश में बनता है, जो कि नर युग्मक कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जब यहाँ से परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो परागकण को पहुंचने के लिए, क्योंकि नर निषेचन किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो इसको नीचे पहुंचाने के लिए, यानी कि अंडाशय में पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाना होता है तो हम क्या करते हैं? एक पाइप लगाते हैं तो आसानी से पानी पहुंच जाता है। तो यहाँ भी जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो रसायनों का प्रभाव होता है, और रसायनों के प्रभाव के कारण यहाँ पे एक नलिका बनती है जिसको पराग नलिका कहते हैं, जो कहाँ पे बनती है? इस तरीके से भाग से होकर कहाँ पर बनती है? अंडाशय तक बनती है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर होती है जो नलिका होती है वो नर युग्मक यानी कि परागकण को मादा युग्मक यानी कि अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और नर और मादा युग्मक जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी? निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। और ये प्रक्रिया किसकी गति के कारण हो रही है? तो रसायनों के प्रभाव के कारण होने वाली गति को क्या कहेंगे? रसायनानुवर्तन गति कहेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस गति का उदाहरण है? रसायनानुवर्तन गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। अब देखो गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। अब आपने देखा होगा पौधे का कौन से पार्ट पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? देखो पौधे के जो अग्र भाग होता है, शीर्ष भाग, वो तो ऊपर की ओर जाता रहता है ना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जमीन में नीचे की ओर लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जो जाएगा वहां पे क्या लगेगा? गुरुत्वानुवर्तन गति होगी। यानी कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति दर्शाती है ना। और जो पौधे का शीर्ष भाग होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुगति दर्शाता है ना, ऋणात्मक गुरुत्वानुगति दर्शाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जमीन की ओर और पौधे का शीर्ष भाग जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति कहेंगे। इसके बाद जलानुवर्तन गति। तो जल के प्रभाव के कारण पौधे में होने वाली गति को कहेंगे जलानुवर्तन गति। अब आपने देखा होगा कि कोई पौधा सूख जाता है, कोई पौधे के जल की कमी हो जाती है किसी पौधे में, तो पौधे की जड़ें कहाँ गति करती हैं? जहां जल होता है ना। जैसे आपने कोई गमला ले लिया, उस गमले के कोने में एक पौधा लगा दिया और उस पौधे को आपने 4-5 दिन तक पानी नहीं डाला, उससे कुछ दूरी पर आपने पानी डाला, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे जो जड़ें होती है वो जल की ओर गति करने लग जाती है, क्योंकि पौधे को किसकी आवश्यकता है? पानी की, है ना। तो जल के कारण होने वाली गति क्या हो गई? जलानुवर्तन गति। तो इसका एक प्रयोग भी आप सभी को याद करके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा, ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन ही बता दिया। इसके बाद चलते हैं आगे,
पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? तो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? वे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं उनको कहते हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन। और वे कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन। ये तीनों जो हार्मोन है ये पौधे की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का, तो आप सभी को ये अपने दिमाग में एकदम छाप के जाना है। पौधे की वृद्धि को संदर्भित करने वाले हार्मोन, यानी कि वे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, उन हार्मोन को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वृद्धि संदमक हार्मोन। तो कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन जो हार्मोन होता है इनको कहते हैं वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं। बेटा लगातार वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम ग्रंथियों से संबंधित कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनके क्या क्या कार्य है, पादप हार्मोनों के क्या क्या कार्य, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को किसके रूप में ग्रहण करती है बेटा? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में ग्रहण करती है। और ये किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? तो आपने तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ी होगी, उसको बनाया भी होगा, नहीं बनाया है तो बोर्ड आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख रही होगी ये संरचना। तो इसको याद कर लेना बेटा, एक बार एकदम दिमाग में छाप लेना। तो तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में ग्रहण करती है। और ये विद्युत आवेग किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका का जो सबसे अग्रभाग होता है जिसको क्या कहते हैं? द्रुमिका, उसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो आप इसका तंत्रिका कोशिका की संरचना, इसका पूरा वर्णन की कैसे कार्य करती है ये सभी याद करके जाए। और तंत्रिका कोशिका के नीचे एक छोटा सा चित्र और दे रखा है बेटा, जिसको कहते हैं हम तंत्रिका पेशी संधि। कई बच्चे सोचते हैं कि ये चित्र क्या आएगा क्या, तो हम जो सोचते हैं कि नहीं आएगा वही आ जाता है एग्जाम में, और एक बार तो ये आ भी चुका है। ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। चित्र तो कोई सा भी आ सकता है। तो तंत्रिका कोशिका का सबसे अग्रभाग कौन सा होता है? द्रुमिका या डेंड्रोइड्स। तो आपको संरचना पता होगी तो आप इसको आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के प्रेरक भाग में गति कौन से हार्मोन के कारण होती है? तो दोस्तों इसका आंसर तो है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन कहाँ होता है? इसका संश्लेषण पौधे के ऊपर भाग पर होता है, जिसको क्या कहते हैं? अग्रभाग कहते हैं या प्रेरक कहते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे के अग्रभाग या प्रेरक में वृद्धि होती है। अब हमने हार्मोन 4 प्रकार के पढ़े हैं, जिनको क्या कहते हैं? हम पादप हार्मोन कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधों के अंदर ही होता है तथा वे पौधों की विभिन्न गति, वृद्धि, जनन आदि से संबंधित क्रियाओं का क्या करते हैं? नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। ऐसे हार्मोनों को क्या कहते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन हार्मोन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो दोस्तों कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? ये फलों और बीजों में उनके कोशिका विभाजन के द्वारा आकार में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना व रंध्रों का बंद होना किस हार्मोन के कारण होता है बेटा? ये होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ये भी क्या होता है? एक हार्मोन होता है। आपने देखा होगा जब क्या होता है पौधे के पास पानी की कमी हो जाती है या जमीन में मृदा में जल की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? या फिर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया, तो ऐसी कंडीशन में पौधा क्या करता है? जीवित रहने के लिए उसमें पौधे में जो हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है? ये पौधे के जो विभिन्न पत्तियां होती है उनको मुरझा के गिरा देता है, फलों को जनन क्रिया को नहीं होने देता है, फल भी जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल का एक और नाम है, इसको स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि विषम परिस्थितियों में पौधों में उत्पन्न होता है, जो पौधों के जीवन को बचाता है या पौधों को जीने के लिए तैयार करता है विभिन्न परिस्थितियों में। इसके बाद देखिए तने की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन। दोस्तों जो जिबेरेलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है? तने की वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, तो तने की वृद्धि में किसके द्वारा बढ़ती है? ये भी कोशिका विभाजन के द्वारा बढ़ती है। तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? जिबरेलिन हार्मोन के कारण। ये किस पे पाया जाता है? तने की पर्व संधियों पर पाया जाता है और उनमें वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन हार्मोन। फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है बेटा? एथिलीन हार्मोन। तो ये याद रखना, ये फलों को पकाता है, इसके अलावा और भी कार्य करता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मानव ग्रंथियां एवं स्रावित हार्मोन। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव की ग्रंथियां कौन कौन सी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव में पाई जाने वाली 2 ग्रंथियों के नाम लिखिए, 4 ग्रंथियों के नाम लिखिए, उनसे स्रावित होने हार्मोन का नाम लिखिए। तो ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है और हर बार ही आता है इसमें। तो ठीक है, तो ग्रंथियां यहाँ पे है, ग्रंथियों के नाम, फिर करेंगे हम स्रावित हार्मोन, इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, स्थिति ये कहां पर स्थित होते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। आपकी बुक में एक चित्र दे रखा है ना, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाने वाला आरेख स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस चित्र को देखिए, बनाने की प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सी ग्रंथि कहां पर स्थित होती है। अब देखिए सबसे पहली ग्रंथि है आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। कौन से बेटा, आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, और ये कहां पर पाई जाती है, गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, ये याद रखना है। इसका कार्य क्या होता है, ये उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। इस हार्मोन की कमी से आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाती है और गलगंड रोग हो जाता है, जिसको हम गोइटर रोग भी कहते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, उपापचय क्रियाओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संतुलन करने का कार्य करता है, ताकि ये एक संतुलित मात्रा में हमारे शरीर को प्राप्त हो सके और विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा दे सके। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन जब स्त्राव कम हो जाता है तो इसकी कमी से जो हमारा गला होता है वो सूज जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, गलगंड या गोइटर रोग कहते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि फूली हुई गर्दन किसका लक्षण है, तो ये गलगंड या गोइटर रोग का लक्षण होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। ये भी याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो कहां से प्राप्त होता है आपको, नमक में है ना, तोता नमक, दाढ़ी नमक और कई सारे नमक आते हैं जिन पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है, जो कहां पे स्थित होती है, ये अग्र मस्तिष्क के निचले सिरे पर होती है। तो आपको एक तो मस्तिष्क का चित्र याद होना चाहिए और विभिन्न स्रावी ग्रंथियों को दर्शाने वाला आरेख भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो पीयूष ग्रंथि से वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन आपकी बुक में एक हार्मोन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और इसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि को बढ़ाना। अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, दानवाकार हो जाता है। और अगर इस हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करें, है ना, मेडिटेशन करें, आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें बेटा, उससे आपका ये जो ग्रंथि होगी ये एक्टिव होगी और अगर आपकी लंबाई कम है तो बढ़ाने में सहायक होगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद वृषण। देखो वृषण भी जो होता है ये क्या होता है, एक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। और वृषण किसमें पाए जाते हैं, वृषण केवल नरों में पाए जाते हैं ना, पुरुषों में पाए जाते हैं केवल वृषण। जो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं वृषण। इसके बाद देखिए शरीर से बाहर उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। कौन, जो आपका वृषण होता है शरीर से बाहर उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं। इसके द्वारा गौण लैंगिक लक्षणों का प्रेरण व नियंत्रण किया जाता है। अब गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे ही क्या होती है बेटा, किशोरावस्था आती है तो ऐसी स्थिति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुष होते हैं उनके चेहरे पर क्या हो जाती है, दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आने लग जाती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल आना लग जाता है। इसके अलावा जो आवाज होती है पुरुषों में वो भारी होने लग जाती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के गौण लैंगिक लक्षण का प्रेरण करता है, उनको हार्मोन दर्शाने का कार्य करता है और उनका नियंत्रण भी करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये किसमें होता है, ये होता है मादाओं में पाया जाता है, स्त्रियों में। अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है और ये कहां पे होता है, स्त्रियों के उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, अंडाशय। अब इसके बाद देखो ये क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है एक तो मासिक चक्कर का नियंत्रण। ठीक है, मासिक चक्कर के नियंत्रण का कार्य करता है और महिलाओं में भी यह हार्मोन क्या करता है, गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। जैसे स्त्रियों में क्या होता है, आवाज का पतला होना। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि विभिन्न स्थानों पर या जननांगों के आसपास बालों का आना, ये भी किसका कार्य है, ये है एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य है। तो आप सभी को ये याद रखना है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, दोस्तों ये बहुत अच्छी ग्रंथि है। इसमें देखो इस शब्द को गौर से देखो, अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली,
और वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं रीनल, है ना। अब इस हार्मोन को इंग्लिश में कहते हैं एड्रीनल। तो एड यानी जुड़ी हुई है, यानी रीनल पर, तो रीनल पर जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, एड्रीनल ग्रंथि, है ना। तो ये एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, इससे एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, और ये कहां पर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है। मैंने बता दिया आपको, एड प्लस रीनल, यानी कि वृक्क के ऊपर जुड़ी हुई ग्रंथि कौन सी है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा कौन सा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, ठीक है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है। और ये क्या कार्य करती है, ये संकटकालीन स्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करती है। इसका बहुत चर्चित एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे ही कोई सांड आपके पीछे पड़ जाता है तो आपके अंदर आपकी हृदय धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डर और भय की स्थिति में क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है, और इस हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन तेजी से होता है, आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके और ऊर्जा प्राप्त हो सके, और आप सांड से बच जाओ, यानी कि जिस भी परिस्थिति में हो उससे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो संकटकालीन स्थितियों में लड़ने के लिए कौन तैयार करता है, ये करता है बेटा एड्रिनल जो हार्मोन होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अग्नाशय ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, ठीक है। ये कहां पर स्थित होती है, आमाशय और ग्रहणी के संगम स्थल पर। आपने पाचन तंत्र यदि पढ़ा हो और उसका चित्र आपको याद हो, तो जो आमाशय होता है उसके नीचे आपने एक ऐसी संरचना देखी होगी, देखो ऐसे, ये ऐसी होती है गाजर की जैसी संरचना ना। तो ये क्या होता है, अग्नाशय होता है, जो कहां पे होता है, आमाशय और ग्रहणी के संगम स्थल पर पाया जाता है। अब जो अग्नाशय होता है उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, रुधिर में शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है। यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में शर्करा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में उसको मैनेज करने के लिए किस हार्मोन की जरूरत होती है, इंसुलिन हार्मोन की। और अगर ये हार्मोन कम हो जाता है तो हमारे जो शरीर होता है उसमें शर्करा की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके बाद चलिए आगे, देखो बेटा इतनी दे रखी है आपकी बुक में। इसके बाद कुछ अलग और है, एक दो उनको भी देख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि, तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है, और ये कहां पर होती है, हृदय के ठीक नीचे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन हार्मोन स्त्राव होता है वो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करता है, और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, विभिन्न प्रकार की जीवाणु विषाणुओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके बाद क्या होता है, ये जीर्णता या बुढ़ापा आना किसके कारण होता है, ये भी किसके कारण होता है बेटा, थाइमोसिन हार्मोन के कारण। अब देखो थाइमस ग्रंथि जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है, और बुढ़ापे में एक तंतु के समान रह जाती है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो जीर्णता आना, ठीक है, जीर्णता आना किसके कारण होता है, थाइमोसिन हार्मोन के कारण होता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्रावित हार्मोन की समय और मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कौन सी क्रियाविधि के द्वारा होता है, तो ये होता है पुनर्भरण क्रियाविधि। ये 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में, है ना। और ये रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया था, एक बार अतिलघुरात्मक के रूप में, है ना, और 1-2 बार भी क्वेश्चन आया था। तो हार्मोन की मात्रा का समय और मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि से होता है, पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। इसके बाद देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है बेटा, किसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो बिना सोचे समझे होती है और हमारे मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है, अचानक होती है, जिस पर केवल मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, हमें उस क्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। अचानक और बिना सोचे समझे होने वाली वह क्रिया जो मस्तिष्क के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, मेरुरज्जु के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, ऐसी जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसके उदाहरण भी आपने देखा होगा, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे की ओर हटाना, ठीक है। किसी पत्नी के द्वारा डंडा लेकर पति के पीछे भागने पर पति के द्वारा वहां से भाग जाना, ठीक है, हंसना नहीं है आपको। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल है। मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाले आवरण को क्या कहा जाता है बेटा, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो बहुत कोमल अंग होता है, ठीक है,
तो उस पे अगर थोड़ी सी भी चोट पड़ जाए तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करना बंद कर सकता है, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा सोचना, समझना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं किससे होती है? मस्तिष्क के द्वारा। ऐसी कंडीशन में मस्तिष्क को बचाने के लिए हमारा जो सिर होता है उस पर एक कठोर परत पाई जाती है, जिसको कहते हैं क्या? कपाल या क्रेनियम कहा जाता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का आता है। अब आप स्क्रीन पर इसका चित्र देखिए पहले। अब आप देख रहे होंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, सॉरी प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। तो प्रतिवर्ती चाप वह क्रिया होती है जिसमें बाहर से कोई उद्दीपन प्राप्त होता है, जैसे किसी गर्म वस्तु का छूना या किसी ठंडी वस्तु का छूना, है ना। तो बाहर से कोई भी उद्दीपन प्राप्त होता है, उसको संवेदी कोशिका के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचाया जाता है। मेरुरज्जु के द्वारा इस संबंध में जो भी क्रिया तय होती है कि भाई आपको क्या करना है, उस क्रिया को निस्तारण किया जाता है और फिर वहां से मेरुरज्जु के द्वारा प्रेरक तंत्रिका संदेशों को पेशी कोशिका तक लेकर आती है, जहां पर हमारा ग्राही है वहां पर लेकर आती है और संबंधित पेशी जो होती है वो इस पर कार्य करती है। तो जैसे गर्म वस्तु को छूते हैं तो हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो इस प्रतिवर्ती चाप पे दो कोशिका कार्य करती है। एक तो होती है संवेदी कोशिका जो क्या करती है, सूचनाओं को ले जाती है, और एक होती है प्रेरक कोशिका जो सूचनाओं को मेरुरज्जु से ग्राही अंग तक लेकर आती है। इसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। इसका चित्र आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। बेटा इसको बना के जाना, एकदम दिमाग में फिट करके जाना, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 का भी आता है कभी कभी, तो ठीक है। तो आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी 1 + 2 + 3 ऐसे करके क्वेश्चन दे रहा है। तो बहुत सिंपल पेपर आएगा, ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्क्रीन पर आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र दिख रहा होगा, इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, तंत्रिका पेशीय संधि का चित्र बनाइए। तो कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तंत्रिका कोशिका के नीचे एक छोटा सा चित्र है जिसको क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस चित्र के वो चित्र क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे चित्रों को ना छोड़े। कभी कभी हम खुद ही सोच लेते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएगा और वही एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो इस चित्र को भी बनाए। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाए। मस्तिष्क का नामांकित चित्र देखे, इसके विभिन्न भागों को देखे, क्या क्या कार्य करते हैं आप सभी को बताया मैंने। उन कार्यों को देखे, याद करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं, ठीक है बेटा। तो आप सभी को यहाँ से बहुत ही फायदा मिला होगा। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो उसको आप कह सकते हैं। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी फायदा मिले और यहाँ से उनके नंबरों में भी उछाल आए, इंप्रूवमेंट हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।